Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhyan Path, and today we will complete our fundamental rights topic and this is part 2. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो जाके आप हमारे इसी में playlist होगी नीचे उसमें जाके आप देख लेना part 1 उसके बाद आप part 2 देख लेना ये उसका continuation है ठीक है। तो हम start करते हैं अपने first question से। आपको वीडियो को वैसे ही यूज करना है जैसे आपने पहली वीडियोस को यूज किया है। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, आप आंसर लिखेंगे और जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप उसे चेक कर लेना ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट या एडिशनल फैक्ट होंगे कुछ तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो विच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ अरेस्टेड पर्सन। तो इसका आंसर है डी, दैट इज आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दैट नो अरेस्टेड पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। ठीक है, you cannot detain a person in the custody without informing him किसी भी ग्राउंड पे, जैसे ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। ठीक है, एंड यू कैन नॉट इवन डिनाई द राइट टू कंसल्ट और टू डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ये आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो आर्टिकल 22 है, ठीक है, पॉइंट 1 मतलब क्लॉज 1 उसका ये है कि राइट टू डिफेंडेड बाय अ लीगल ऑफ हर और हिज चॉइस। तो ये आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में है। आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में यही है कि राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हर और हिज चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 है, उसमें कहता है कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी, जो भी इंसान है जो कस्टडी के अंदर है या अरेस्टेड है, shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours। वो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको उसके सामने लेके जाना है विद इन द 24 hours। ओके, 24 hours के विद इन। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। तो ये है आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में। आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में यू हैव टू take the person nearest magistrate, nearest magistrate within a period of 24 hours। उसमें से जो टाइम नेसेसरी है जर्नी का वो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखें। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन विद रेफरेंस। एक देख लें आर्टिकल 22 के जो फोर्थ क्लॉजेस का क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कि वो कहता है कि अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल फॉर ओनली 3 months। इसमें आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन 1 month लिख देंगे, 6 month, 9 month, 3 month। तो उसमें ऑप्शन होगा तो उसमें लिखेंगे 3 month। और ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 22 के फोर्थ क्लॉज में। आर्टिकल 22 के फोर्थ क्लॉज में आता है दैट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट person can be arrested without trial। कितने कितने महीनों के लिए? 3 months। इट्स 3 months, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले वाले का आंसर है आर्टिकल 22। तो अब उसी के रिलेशन में है ये। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। State government have their own prisoner release on parole rule। तो इसका आंसर है बी, दैट इज टू ओनली। कैसे? अभी हम बात कर लेते हैं। तो पैरोल क्या है? हम पैरोल की बात कर रहे हैं ना इसमें, तो इसमें पैरोल हमें पता होना चाहिए।
इट इज द रिलीज ऑफ अ प्रिजनर टेम्परली किसी स्पेशल पर्पस के लिए या फिर कंप्लीटली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ सेंटेंस ऑन द प्रॉमिस ऑफ अ गुड बिहेवियर कि वो ऐसा ऐसा नहीं करेगा। एक यही प्रॉमिस, सच अ प्रॉमिस इज नोन एज अ वर्ड ऑफ ऑनर प्रोवाइड इन द पैरोल ऑर्डर, बट पैरोल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट इन इंडिया। तो यहाँ पे जो ये लिखा है कि प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट, ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा बिकॉज पैरोल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट इन इंडिया। हाउएवर जो पैरोल है वो एक राइट है प्रिजनर्स की बाय नंबर ऑफ इंटरनेशनल अकॉर्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशन, बट ये इंडिया में ऐसा नहीं है। जो ग्रांट ऑफ पैरोल है इज गवर्न्ड बाय रूल्स मेड अंडर प्रिजन एक्ट 1894, ठीक है, एंड प्रिजन एक्ट 1900। तो किसी मेनी स्टेट गवर्नमेंट जो है दे हैव अ फॉर्मुलेटेड गाइडलाइंस टू ब्रिंग आउट द ऑब्जेक्टिविटी एंड फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग टू डिटरमाइन कि जो पैरोल है वो नीडेड है टू ग्रांट इन अ पर्टिकुलर केस और नॉट। तो यहाँ पे जो ये सेकंड स्टेटमेंट है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक फैक्चुअल पॉइंट यही है कि जो प्रिजन एक्ट है वो 1894 में आया था एंड प्रिजन एक्ट 1900 के उसमें प्रिजन एक्ट प्रिजन एक्ट 1894 एंड प्रिजन एक्ट 1900। तो ये किस एक्ट के अंडर है वो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। इसका आंसर है 2, क्योंकि पैरोल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले हमें इसका आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 25 की बात कर रहा है ये। आर्टिकल 25 मैंने उस दिन भी कहा था कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि हमारे जैसे राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 टू 18 है। ऐसे करके हमें अपने सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कई बार डुएबल क्वेश्चंस इसी में से बन जाते हैं। कैसे मैच द फॉलोइंग्स में आपको पूछ लेंगे, तो हमें उस बेसिस पे हमें पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में किस बारे में बात हो रखी है। तो इसका देख लेते हैं। आर्टिकल 25 में बात कर रहे हैं ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, right to wear and carry kirpans by Sikh, and states' right to make laws for social reforms, right to conversion of religion of people by religious bodies. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज 1, 2, 3। जो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, एंड ऑल्सो द राइट ऑफ स्टेट टू मेक एनी लॉ ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। तो ये बिल्कुल ही जो हमारा आर्टिकल का स्टेटमेंट है उसमें से ही है। क्या राइट क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें तो उसमें लिखा है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, okay, and also right of state to make any law for social reforms। ये आर्टिकल 25 की सेइंग है। तो इसमें देखिए फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन, तो फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर है राइट टू वेयर एंड कैरी कृपांस बाय सिक्स। तो कैरिंग एंड वेयरिंग ऑफ कृपांस बाय सिक्स इज डीम्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाय वर्चू ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 में। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है टू भी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ये तो हमारे आर्टिकल 25 की वर्डिंग ही है, मेक एनी लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म्स, तो ये राइट ऑफ स्टेट है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा, हमारे आर्टिकल के अंदर नहीं है इसमें, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही हम 4 को एलिमिनेट करेंगे
हमें अपना आंसर मिल जाएगा। आप कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक उसकी कोई विल ना हो, तो कोई रिलीजियस बॉडीज उसको कन्वर्जन ऑफ रिलीजन नहीं हो सकता किसी भी इंसान का, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 of the Constitution, right to freedom of religion is not subject to, ये हमें बताना है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, ह्यूमनिज्म। तो इसका आंसर है ह्यूमनिज्म। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन, ठीक है। बट दीज राइट्स, ये जो राइट्स हैं, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, ये वाले राइट्स हैव अ सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है, इम्पोज ऑन द ग्राउंड, किन किन ग्राउंड्स पे इसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, पब्लिक ऑर्डर पे, मोरालिटी और हेल्थ पे, पर कहीं ना कहीं ह्यूमनिज्म मतलब इंसानियत, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ह्यूमनिज्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैंने आपको कहा था, अगर हमें पता होता है कि आर्टिकल 23 क्या है, 24 क्या है, 26 क्या है, 29 क्या है, तो हम इसको इजीली अब कर सकते थे, ठीक है। अगर हमें यहाँ नहीं पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितना इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, ये रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये तो था मैनेज करना। आर्टिकल 25 हमने देखा था, एंड इट इज रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 26। आर्टिकल 29 फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, और इसमें हमने बताया है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर है डी, ठीक है, इसका आंसर है डी। अब वो कैसे, फ्रीडम टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, ये किस आर्टिकल के अंडर है, ये है आर्टिकल 30 के अंडर, आर्टिकल 30 के अंडर है ये। और आर्टिकल 29 के अंडर क्या है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इसमें आप लिख देते हैं आर्टिकल 29 के अंडर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या है। अब हमें पता था, तो इसका आंसर क्या है, डी। आर्टिकल 29 किसके बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 बात करता है फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड assertion एंड reason, ठीक है। assertion पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज, अच्छा, फिर नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी। बात तो दोनों ठीक है, ए बी और आर बी, मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, स्टेटमेंट्स, बट जो आर है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, वो कैसे, अभी हम देख लेते हैं। जो आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। ऑल माइनॉरिटीज, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institution of their choice, ये कौन किस में लिखा है, आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में। और क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, द स्टेट shall not in granting aid to education institute discriminate against any educational institution on the ground that is under the management of a minority, तो जो स्टेट है it cannot shall not in granting aid to educational institution, ठीक है। फिर इन सब चीजों से ये हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है, इट इज क्लियर कि जो माइनॉरिटी है कहीं ना कहीं इट इज नॉट डिफाइंड इन दिस आर्टिकल, नॉट डिफाइंड, ठीक है, कहीं भी उसमें माइनॉरिटीज की डेफिनेशन का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि जितने जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूशन बना सकती है, ठीक है, एंड स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या उसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये तो हमने भाई बात कर ली, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इट इज माइनॉरिटी जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बट ये एक्सप्लेन नहीं करता एक दूसरे को, ये इंडिविजुअली स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर है बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, which one of the following right was described by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं ना, तो उनमें एक बार जरूर देखना। उसमें एक क्वेश्चन था कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, आई थिंक वो प्रियम्बल में था, ठीक है। और वो किसने कहा था, उसमें ये क्वेश्चन था। पर मैंने उसी टाइम बताया था कि जो आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। तो इसका आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज डी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रखें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि कई बार पूछ लेते हैं कि सेइंग्स उनकी किसने किसको क्या कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा आर्टिकल जो 32 है ना, उसी से रिलेटेड आएगा। देखो, अगर हम प्रॉपर जो बी आर अम्बेडकर की जो सेइंग है वो तो ये है कि इफ आई आस्क वाज टू नेम पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिफाइड, इट कुड रेफर टू एनी अदर आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन, दैट इज आर्टिकल 32, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। तो हमें सिर्फ याद ये रखना है कि जो आर्टिकल 32 है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which one of the following writs is regarded as the greatest safeguard for the liberty of a person, ठीक है। पहली बात तो आर्टिकल 32 की मतलब रिट्स किस में है, आर्टिकल 32 जो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, empower सुप्रीम कोर्ट टू इशू डिफरेंट रिट्स फॉर द enforcement ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। ये रिट्स की बात चल रही है ना, तो ये है आर्टिकल 32 में। और वो क्या कहता है, इट empowers सुप्रीम कोर्ट to issue different writs for the enforcement of fundamental of citizen, ठीक है। और ये रिट्स कौन कौन सी है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, टेरिटरी एंड क्वो वारंटो, ठीक है। पर वहीं आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट को ये एम्पावर करता है, लेकिन आर्टिकल 226 हमें ये भी पता होना चाहिए। देखो, अगर बात चल रही है हमें रिट्स की तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आर्टिकल 226 जो है, इट एम्पावर्स हाई कोर्ट का है टू इशू these 5 writs for the enforcement of fundamental rights for any other purposes. हाई कोर्ट को परमिशन है टू इशू these 5 writs, ठीक है। वो अब देख लेते हैं हम क्या है। ऐसा कौन सा रिट है इस रिगार्ड इज द ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। मैं अभी बता देती हूँ। और एक मिनट, enforcement of fundamentals of citizen, ठीक है। एज अ ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, अलग अलग मतलब पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कि कौन सी ऐसी रिट है विच इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, इट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। वो क्या कहता है, इट कॉल्स अपॉन द पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर टू प्रोड्यूस द लेटर बिफोर द कोर्ट to let the court know on what ground he has been confined, ये habeas corpus कहता है, and to set him free if there is no legal justification of the imprisonment। मतलब it उसका अगर हम saying अगर उसकी हम provision का बात करें, it है उसका है let us have the body, इसका है क्या है, let us have the body। इसमें यही है कि उसमें
उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है ना, तो जो आपने जिसको कैद किया हुआ है, मतलब अरेस्ट किया हुआ है, आप उसे रिलीज कर देंगे, कोई अगर लीगल जस्टिफिकेशन इम्प्रिजमेंट का नहीं है तब। ठीक है, और उसे पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसे, मतलब उसको क्यों आपने अरेस्ट किया है, ये चीज हेबियस कॉर्पस, ये रिट कौन सी है, हेबियस कॉर्पस, तो ये किसी का ग्रेटेस्ट सेफगार्ड है। अगर ये होता ही नहीं, ठीक है, तो उसके पास ये राइट नहीं थी ना, फिर आप उसको अगर पकड़ भी रहे होते और उसको अगर नहीं उसके पास ये राइट होती, तो वो आपको पूछ नहीं पाता और आप उसे बता नहीं पाते, राइट। तो उसका यही है, इट कॉल्स अपॉन द पर्सन हु हैव डिटेन्ड अनदर टू प्रोड्यूस द लेटर बिफोर द कोर्ट एंड टू लेट द कोर्ट ऑन व्हाट ग्राउंड ही हैज बीन कन्फाइंड, ये हमें उसमें, एंड टू सेट हिम फ्री इफ देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन ऑफ द इम्प्रिजमेंट। इसीलिए ये ग्रेटेस्ट सेफगार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, which of the following is not correctly matched। ठीक है, हमें बताना है, habeas corpus to have body of, mandamus to be command, prohibition to be certified, quo warranto by what authority। ठीक है, अभी मैंने बताया था habeas corpus का प्रोविजन to have body, मतलब let us have the body, तो इसका है to have body of। ठीक है, ये तो बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं mandamus, we command, उसका उनका क्या है, we command, ये भी ठीक है। प्रोहिबिशन की बात कर लेते हैं, टू बी सर्टिफाइड, नहीं, जो प्रोहिबिशन है, मतलब जो टू बी सर्टिफाइड है, टू बी सर्टिफाइड, इट इज नॉट द प्रोविजन अंडर द प्रोहिबिशन, इट इज अंडर द, इट इज रिलेटेड टू द सेरिटरी रेट। सर्टिफाइड वाला किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू सेरिटरी रेट्स। ठीक है, और जो प्रोहिबिशन है उसका क्या है, रिट्स टू सबॉर्डिनेट कोर्ट, रिट टू सबॉर्डिनेट कोर्ट, मतलब जो ये रिट है, इट इज इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट, मतलब जो हायर अथॉरिटी का कोर्ट है वो इसको इशू करता है टू द लोअर कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल, ऑर्डरिंग देम आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम टू इटसेल्फ और क्वाश देयर ऑर्डर इन अ केस, मतलब या तो वो उसको ट्रांसफर कर दे या क्वाश देयर ऑर्डर इन अ केस। ठीक है, तो ये किससे, प्रोहिबिशन किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द सबॉर्डिनेट कोर्ट, और जो टू बी सर्टिफाइड है वो किससे रिलेटेड है, सेरिटरी रेट से। ठीक है, हम देख लेते हैं सेरिटरी रेट में होता क्या है, मतलब जो सेरिटरी रेट है उसमें क्या है, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, उसमें क्या होता है, री एग्जामिन द डिसीजन गिवन बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट, तो मतलब टू बी सर्टिफाइड, तो इसमें क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होती है वो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट जो डिसीजंस देते हैं उनको री एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो टू बी सर्टिफाइड ये है, वो वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, बाय विच अथॉरिटी। ठीक है, in which petition the judiciary orders executive to perform their duty। अभी अभी हमने बात करा है, we command, कमांड दे रहे हैं ना, जुडिशरी ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव, तो कमांड है, कमांड किसके अंदर है, मेंडेमस के, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। जो रिट ऑफ मेंडेमस है, ठीक है, इज द नेम वन ऑफ द प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है, इन कॉमन, एंड इट इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट है उसके द्वारा ये इशू किया जाता है, टू कंपेल अ लोअर कोर्ट और अ गवर्नमेंट ऑफिसर टू परफॉर्म द मैंडेटरी और प्योरली मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज करेक्टली, मतलब कहीं ना कहीं ये कमांड कर रहे हैं हम कि वो अपनी जो ड्यूटीज है, ठीक है, वो सही से करें, ये कहीं ना कहीं क्या है, और कमांड है, तो ये किसके अंदर है, मैंडेमस के। क्या होता है, जो ये रिलेटेड वर्ड्स है ना, ये पूछे जाते हैं, अगर आर्टिकल 32 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है कि अगर आपसे पूछा ही जाएगा कि जो ये वर्डिंग्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये किससे रिलेटेड है, तो हेबियस कॉर्पस अगर हम देखें तो वो किससे रिलेटेड, टू हैव अ बॉडी ऑफ, मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पता होना चाहिए कि उसको डिटेन किया गया, अगर डिटेन किया है तो कौन से ग्राउंड्स पे किया है, एंड अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडेमस, कमांड है कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो ये इशू करता है टू कंपेल अ लोअर कोर्ट, और उसमें यही है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू परफॉर्म द मैंडेटरी और द प्योरली मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज करेक्टली, मतलब अपना काम सही से करें। प्रोहिबिशन हमें पता है, इट इज रिलेटेड टू द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड टू बी सर्टिफाइड,
ये किससे रिलेटेड है? सेरिटोरी रिट्स से। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट री एग्जामिन करता है डिसीजन किसके? सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के। को वारंटो बाय वर्थ अथॉरिटी, ये हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? ओके, इसका आंसर है ए, दैट इज केशवानंदा भारती केस। अब क्या है, जो फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, ये किस केस में कहा था? ये कहा था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1951 में हुआ था। देखो, पहला जो केस था जो फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें उनमें ये कहा था कि वो अमेंडेबल है फर्स्ट। ठीक है, तो वो 1951 में आया था वो केस, और वो कौन सा था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वैसे। ठीक है, एंड सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट 1965। और यही चीज अमेंडेबल है कि 1965 में भी सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट, ठीक है, उसमें भी ये अमेंडेबल की बात हुई थी। पर लेकिन गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ था, वहां पे क्या था? जो ये डिसीजन था, कौन से वाला डिसीजन? कि अमेंडेबल है, फंडामेंटल राइट्स जो है आप ये अमेंड हो सकती हैं, ये इसका जो ये था रिवर्स कर दिया था डिसीजन को। उन्होंने कहा था दैट इट वाज हेल्ड दैट अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स इज नॉट पॉसिबल। ये कौन से केस में कहा था? गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ जो ये केस है, इसमें ये कहा था, जो ये कहा आया था 1967 में, that the fundamental rights are not amendable, आप इन्हें अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक फिर से दोबारा से जो केस था केशवानंदा भारती केस, दैट इज 1973। कब आया था? 1973 में। हमें पता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस केस में इसमें इसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, और उन्होंने इस केस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जो अमेंडमेंट पावर है ऑफ द पार्लियामेंट इज वाइड इनफ बट नॉट अनलिमिटेड। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ये किस में आ गया था? केशवानंदा भारती केस में। तो इसका आंसर होगा ए। अगर यहाँ पे फर्स्ट केस की बात होती तो शंकरी प्रसाद हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर ये गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, तो वो केशवानंदा भारती केस ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट chronological order of the following judgment dealing with the fundamental rights। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम बताना है, इट्स गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंदा भारती केस। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताएं। इसका आंसर है सी, दैट इज 4123। पहला है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ 1950 में। ओके, गोलकनाथ 1967 में, 1967 में। केशवानंदा भारती केस 1973, और जो मिनर्वा मिल्स है यूनियन है 1980। 1980 केशवानंदा भारती केस में जो जजमेंट दी गई थी, विच इट वाज अप्रूव्ड बाय द मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1980। ठीक है, इसलिए ये तो देखो फंडामेंटल राइट से पूछा गया है। कई बार क्या होता है, आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जजमेंट्स को लगाना होता है, और उसमें सपोज करो, जरूरी नहीं है वो फंडामेंटल राइट्स के भी कहीं, आपको कुछ भी दे सकते हैं, राइट? सज्जन सिंह दे सकते हैं, राजा और शंकरी प्रसाद केस दे सकते हैं, ऑप्शन में गोलकनाथ केस दे सकते हैं, मिनर्वा मिल्स दे सकते हैं, एक गोपालन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, वो आपको पता होनी चाहिए, प्लस उनका ईयर पता होना चाहिए, मेनका गांधी वाला पता होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, कई बार आपको क्रोनोलॉजिकली अगर लगाने को दे देते तो इजी हो जाता है, अगर आपको ईयर्स पता ही होते हैं। ठीक है, और कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम जिस फंडामेंटल राइट्स से जो रिलेटेड थे वो हमने डिस्कस कर लिए। एक तो वो बेरीबुरी यूनियन केस था, जैसे वो, ये सब हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हम अपनी धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, और अगर क्विक रिवीजन में वो हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे कि कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन उनकी जो ईयर्स हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Article 301 is related to right to property. Our right to property is a legal right but not a fundamental right. Article 300A was inserted in the Indian Constitution by 44th Amendment during the period of Congress government.
विच ऑफ द फोर मेंशन्ड स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, दैट इज ओनली टू। आपको पता है कि ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन 44th जो अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, उसमें उसको हटा दिया था। देखो जो आर्टिकल 301 है, यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेके चलते हैं। जो आर्टिकल 301 है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड नॉट विद द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्टिकल 301 जो है, इट इज रिलेटेड टू फ्रीडम of trade, commerce, and intercourse। ठीक है, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही हो गया, ऑब्वियस। वन काटते हैं, एलिमिनेट। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी was फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के एफ में। ठीक है, इट was, राइट टू प्रॉपर्टी was अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के एफ में। ठीक है, पर 44th अमेंडमेंट 1978 में ये ओमिट कर दिया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 300A was inserted which provides that no person shall be deprived of his property save by authority of law। पर जब ये अमेंडमेंट हुआ तो उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम पे जनता पार्टी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। आर्टिकल 300A तो वाज इंसर्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, बट उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन था, सिर्फ ये चीज की गलती थी। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। एंड यस, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट की वजह से ये गलत हो गया, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर होगा ओनली टू। ठीक है, 3 हमें पता है कि अगर हम सिर्फ 3 का जानते कि उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, तो 3 को एलिमिनेट कर देती, तो हमारा आंसर आ जाता ओनली 2। तो इसका आंसर है ए, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेन सिटीजन? तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा कौन सा आर्टिकल है, हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 19। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन there are the various fundamental rights, कुछ fundamental rights हैं which have been given both to citizens and non-citizens। मतलब citizens को भी दिए हैं, non citizens को भी दिए हैं। कौन सी हैं collectively वो rights? आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, बट लेकिन जो आर्टिकल 19 है, इट इज ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे है, और जो अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल, तो यही है आर्टिकल 19। और अगर हम सिर्फ अवेलेबल की बात करें तो इट्स आर्टिकल में 11, 14, 20, 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। 14 कौन सा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। आर्टिकल 21 की आर्टिकल 21 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि है आर्टिकल 23, 24, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि है आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। ठीक है, तो हम इसका आंसर पता चल गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दिस इज नॉट द राइट अवेलेबल टू द फॉरेन सिटीजन, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, bonded labor was abolished in India by an act of parliament enacted in the year। ये जनरली क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन बनाना होता है ना, फैक्चुअल पेपर, तब ये ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर ये पूछा गया है ना, उसमें 2 बार पूछा गया है, और यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है। मतलब जो लोअर डिवीजन वाले होते हैं पेपर,
उसमें पूछा गया है। तो उसका इसका आंसर है बी, दैट इज 1976। आर्टिकल 23 के अंडर आता है बॉन्डेड लेबर। ठीक है। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है? प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है उसका ऑर्डिनेंस 1974 वाज प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 25 अक्टूबर 1975। ठीक है। और तो क्या था? जो ये इसका ऑर्डिनेंस जो इसका आया था कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन बिल 1976 में आया था, इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1976। ठीक है। और ये रिलेटेड किससे है? अगर हम हमारा ये आ जाए आर्टिकल 23 के क्लॉज 1 से रिलेटेड है। ठीक है। अगर हमारी बात रिलेटेड से होती है और ये प्रॉपर लिख दिया कि इसका ऑर्डिनेंस कब आया था? बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन बिल 1976। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द चाइल्ड लेबर वॉज प्रोहिबिटेड इन hazardous employment by Indian Constitution, Judgment of Supreme Court on December 10, 1996, United Nations Charter and all of the above। अगर हमें बात करनी है चाइल्ड लेबर की, हमें इस पता है कि ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 24 से रिलेटेड है। आर्टिकल्स हमें जरूर याद होने चाहिए और इसका आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। ये जो प्रोविजन है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन का, ये तीनों से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी, यूनाइटेड नेशन चार्टर से भी। जो आर्टिकल 24 है वो क्या कहता है? कि दैट नो चाइल्ड under the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment। ठीक है। जो यूनाइटेड नेशनल चार्टर है वो क्या कहता है? कि चाइल्डहुड इज entitled to special assistance for the full and harmonious development of a child and his or her personality should grow up in healthy environment। इसीलिए कहीं ना कहीं जो उनका काम करना है इट इज प्रोहिबिटेड। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 24 का है। यूपी में ही पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको ये बताना है डैश विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडोज। ऑब्वियस सी बात है, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यहाँ पे ये राइट्स होगा। ठीक है। पर ये किसने कहा है ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ये कहा है सर अर्नेस्ट बार्कर ने। ये जो वर्डिंग है वो किसकी है? सर अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शैडोज, और नीचे ऑप्शन दे देंगे ये किसने कहा था। तो ये कहा था सर अर्नेस्ट बार्कर ने। और हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो 32 है वो किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस और इज ओरिजिनेटेड इन सी, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। जो कंसेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस है दैट इज ओरिजिनेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। और राइट टू सर्विस क्या है? इट रेफर्स टू द लॉज विच गारंटी टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फॉर वेरियस पब्लिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजंस। ठीक है। किसी भी जो गवर्नमेंट सिटीजंस के द्वारा दी हुई पब्लिक सर्विसेज हैं वो एक टाइम बाउंड है, मतलब टाइम पे होनी चाहिए। वो चीज क्या है? राइट टू सर्विस। जो राइट ऑफ citizens है for the time bound delivery of goods and services and redressal of the grievances bill। ये कब आया था? 2011 में। ये पता होना चाहिए जो ये बिल था, द राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड redressal ऑफ grievances bill। ये कब आया था? 2011 में। देखो अगर पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए। एंड इट वॉज एन अटेम्प्ट टू स्टार्ट दिस राइट टू सर्विस such type of law in India। ठीक है। पर ये पास हुआ ही नहीं थी, इट कुड नॉट बी पास्ड। बट हाँ ये हमें पता होना चाहिए अगर ये बिल के बारे में पूछा जाए। तो अगर हमें पता है तो मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री टू इम्प्लीमेंट राइट टू सर्विसेज एक्ट। ये हमें पता होना चाहिए। जो राइट टू सर्विसेज एक्ट है मध्य प्रदेश
फर्स्ट स्टेट थी, कंट्री थी, जिन्होंने राइट टू सर्विसेज एक्ट किया था ऑन 18 अगस्त 2010। बिहार जो है सेकंड स्टेट है। ये तो एमपी तो फर्स्ट है एंड जो बिहार है वो सेकंड है। और उन्होंने कब किया था? 25 जुलाई 2011। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, राइट टू सर्विसेज का हमें पता चल गया कि हम ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, ग्रेट ब्रिटेन से। ये है क्या? विच गारंटीज टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, इनका बिल जो था, जो कि पास नहीं हुआ लेकिन आया कब था? 2011 में। और जो फर्स्ट स्टेट कौन सी थी? वो थी एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश, 2010 में। और बिहार सेकंड स्टेट थी 2011 में। स्पेसिफिक डेट अगर है तो 18 अगस्त मध्य प्रदेश की थी और 25 जुलाई बिहार की। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे। हाँ, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स का, अगर हम बेसिकली बात करें कि जो क्वेश्चंस बनते कहाँ से या की फोकस एरियाज क्या है फंडामेंटल राइट्स, जो पूरा बहुत ब्रॉड चैप्टर है, इसमें ये है कि आपको देखो, अगर पीसीएस लेवल एग्जामिनेशन की बात करें तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। आर्टिकल 23 में क्या है, 24 में क्या है, इसमें। और स्पेसिफिक का मतलब है 23 के वन, मतलब क्लॉज वन में क्या है, 23 के क्लॉज टू में क्या है। अगर उनके क्लॉज हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो राइट आर्टिकल 19 है, उसका जरूर पता होना चाहिए। जो उनके क्लॉज वन टू है ना, उनमें पता होना चाहिए। और ए बी ई वो एफ, जो 6 राइट्स हैं उसके अंडर, वो भी हमें पता होनी चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, वो ए बी जैसे करके है, वो वैसे ही पता होनी चाहिए। क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग्स में दे सकते हैं आपसे, ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से जो बिल्कुल करेक्ट है वो कौन सा है, या इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये हमारे की फोकस एरियाज है कौन से चैप्टर के, फंडामेंटल राइट्स के। तो हमें इस बेसिस पे अगर हम वर्क करेंगे तो इट वुड बी इजी फॉर अस कि हम उसे अच्छे से याद भी कर पाएंगे और वो क्वेश्चंस कर भी पाएंगे। देखो क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक से दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब दो, कई बार दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे रिट्स वाला पूछ लें या फिर दूसरा और कोई आर्टिकल वाला पूछ लें। तो जो रिट्स वाले में है, तो मैंने जो इसमें देखो, हमने अभी डिस्कस किया था ये वाला, जो रिट्स में है क्वेश्चन नंबर 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, हाई जो प्रोबेबिलिटी है, अब यही वाले आने लग गए जनरली, कि जो उनकी रिलेटेड टर्म्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ऐसे ही अम, ये जो केसेस हैं क्रोनोलॉजिकली, ये देखो, पहले इजी था, उन्होंने पूछ लिया था जो पार्लियामेंट में ऐसा कौन सा केस था जिसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, ये प्रोविजन दिया गया था, ये जजमेंट दी गई थी। लेकिन अगर अब देखो, बेसिस अगर उनका हाई करना है ना, जो क्वेश्चन का लेवल है, तो वो क्रोनोलॉजिकली आपको कह देंगे कि आप फंडामेंटल राइट्स के जजमेंट्स जो आई हैं उनको क्रोनोलॉजिकली लगा दीजिए। इसमें क्या होना चाहिए, अब हमें ईयर भी पता होना चाहिए, तभी हम उसको क्रोनोलॉजिकली लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है। अगर आपको इस चैप्टर के फंडामेंटल राइट्स के डिटेल नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, तो आप फंडामेंटल राइट्स जब टाइप करेंगे ना, वहाँ पे फाइल फोल्डर में, तो आपको मिल जाएगा फंडामेंटल राइट्स। वहां पे से जाके आप इसको डिटेल में आप इसको कवर कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि लक्ष्मीकांत जो बुक है, आप उसे पढ़े अच्छे से। या तो आप पहले पढ़ के इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना ग्रास्प किया चैप्टर पढ़ने के बाद। लेकिन अगर आप इसके बाद जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से की फोकस एरियाज पे आपको ज्यादा ध्यान जाना चाहिए, या आपको किस बेसिस पे उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट हम डीपीएसपी कर लेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जिसमें से ज्यादा से पॉलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम इसमें कवर करते जाएंगे इस सीरीज में। हमारा मेन बेसिस ही यही है। जो पीवाई क्यूज है उन्हें अच्छे से एनालाइज करना, या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट्स हैं उन चीजों को याद करना। तो यहाँ पे मुझे जो लगा कि इंपॉर्टेंट था और जितने एडिशनल फैक्ट्स उससे रिलेटेड थे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए फंडामेंटल राइट्स से। और यही पीवाई क्यूज आए हुए थे। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, पीवाई क्यूज आते हैं तो सेम है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर देते हैं। उस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा डीपीएसपी का। तो आप इसे एक बार देख लें, और इसके रीजनल फैक्ट्स हैं, अगर आपने नोट डाउन नहीं करेंगे तो वो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल